हेलो एवरीवन। तो 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक एडवर्टीजमेंट है और इसमें इसके ईयर के बारे में पूछा गया है। तो एडवर्टीजमेंट है आपका द मार्बल ऑफ द कंट्री, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन द साइज ऑफ द रिप्रोडक्शन cinematography after exhibitions will be given at the Watson's Hotel tonight. तो it appeared इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 7 जुलाई। ठीक है, ईयर पूछ रहे हैं तो ईयर इज 1896। 1896 it was the first advertisement of Indian cinema published on the July 7th 1896 in Times of India Bombay. On the same day the Lumiere brother, फ्रांस के दो भाई थे, प्रेजेंटेड फर्स्ट सिनेमाटोग्राफी शो एट द वॉटसन्स होटल इन बॉम्बे। तो ये ईयर है, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Next, the British government is not responsible for the partition of India. The above statement is attributed to. तो ये है लॉर्ड एटली। ठीक है ना, देखिए इन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया के पार्टीशन के लिए। लॉर्ड एटली ने कहा था कि ऑन 20th February 1947 एटली मेड द स्टेटमेंट इट इज़ द डेफिनेट इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू effect the transfer of the power responsible Indians by the date not later June 1948. If the League does not join the Constituent Assembly, the British government will have to consider to whom the power of the central government of the British Indian should be handed over on the due date. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 3 जून 1948 को इंडिया को जो ये ब्रिटिश जो पावर है, ठीक है, जो पावर है वो रिस्पॉन्सिबल हैंड में देनी है। बट अगर इफ लीग इज नॉट एग्रीइंग टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट इज़ अप टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू होम ही विल गिव द पावर और ट्रांसफर द पावर। ठीक है, तो हो गया, शुड बी हैंडेड ओवर टू ऑन द ड्यू डेट, और ये ड्यू डेट पे ही हैंड ओवर होगी। एंड ही ऑल्सो स्टेटेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एटली ने ये चीज़ कही थी। तो हु रिमार्क्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट द कंपनी इज एन एनामॉली बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनामॉली। तो ये जी.बी. मैकोले ने कहा था। मैकोले आपको याद होंगे, ठीक है ना। तो ये जब एजुकेशन की बात हुई थी, इंडिया में एजुकेशन दी जाएगी और किस लैंग्वेज में दी जाएगी, तो देखिए वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। एक तो आपका एंग्लिसिस्ट था और एक आपका था ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। लॉर्ड मैकोले वाज द सेंट्रल फिगर इन द लैंग्वेज डिबेट ओवर विच द लैंग्वेज शुड बी यूज्ड as a medium of the education in India. The Orientalists were in the favor of use of the classical language. ठीक है, Orientalists किस फेवर में थे? क्लासिकल लैंग्वेज के फेवर में थे, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ऑन द अदर हैंड द एंग्लिसिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश। ठीक है, एंग्लिसिस्ट ने क्या सपोर्ट किया? इंग्लिश को सपोर्ट किया। ठीक है, एंग्लिसिस्ट ग्रुप्स व्यू वर एक्सप्रेस्ड इन द मिनट ऑफ मैकुले। तो मैकुले मिनट आपको याद होगा। तो मैकुले मिनट में जो है इन्होंने एक्सप्रेस किया एंग्लिसिस्ट व्यू। ठीक है, और commenting on the policies of the East India Company, once he said the company is an anomaly. ठीक है, company is an anomaly but it is a part of the system where everything is an anomaly. ठीक है, prepare the draft of the Indian Penal Code। और आपको क्वेश्चन ये है कि जो ड्राफ्ट है इंडियन पिनल कोड का, ठीक है ना, वो जो है कब प्रिपेयर किया गया? मैकुले के बाई मैकुले। ठीक है, तो आप लोग जो है सिर्फ एक लोग हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो लोग भी देख रहे हो, देख भी लोग ज़्यादा नहीं रहे, तो एटलीस्ट आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है ना, आंसर देने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हमारा है हु सेड द पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ द नेशन। किसने कहा था ये? तो देखिए ये जो है अरबिंदो घोष ने कहा था, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ द नेशन। अरबिंदो घोष द पॉलिटिकल कैरियर लास्टेड ओनली फॉर 4 years। ठीक है ना, 1906 to 1910, दो ही हैड बीन एक्टिव बिहाइंड द सीन, सर्वेइंग, ऑर्गेनाइजिंग, सपोर्टिंग द नेशनलिस्ट कॉजेज, एंड एवर सिंस ही रिटर्न टू इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग द excursion to Bengal, he based his claims for the freedom of India on the inherent right of freedom. ठीक है ना, not on any charge of the misgovernment of or oppression. He wrote political freedom is the life birth of the nation। तो ये जो है स्टेटमेंट दिया था, या लिखा हुआ था अरबिंदो घोष ने। ठीक है, अरबिंदो घोष ने कहा था political freedom is the life birth of the nation। ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड was a series of articles 1893 to 94 that criticized the Congress for being out of touch with the proletariat। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये अरबिंदो घोष ने ही कहा था।
ठीक है, अरबिंदो घोष ने ये आर्टिकल्स लिखे थे। ये आर्टिकल्स थी, एक सीरीज थी आर्टिकल्स की, जिसका जो है थीम था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक है, ओल्ड चीज़ों के लिए एक नया लैम्प दिखाया जा रहा है। तो ये क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस को, ठीक है ना, जो प्रोलेटरेट थे उनसे जो है उनके टच में ना रहने के लिए, फिर आउट ऑफ टच विद द प्रोलेटरेट। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए, अरबिंदो घोष 15 अगस्त 1872 टू 5 दिसंबर 1950 वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट, स्कॉलर, पोएट और फिलोसफर, योगी, गुरु, सब कुछ थे ये। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड इज अ टाइटल ऑफ द फेरी सीरीज ऑथर्ड बाय द Sir Arbindo Ghosh. Sir Arbindo wrote the article series on the request of his Cambridge days friend KG देश पांडे। ठीक है, तो उनके कैम्ब्रिज के जो है फ्रेंड थे उस टाइम के केजी देश पांडे, उन्हीं की जो है रिक्वेस्ट पे उन्होंने लिखा था। तो केजी देश पांडे वॉज एन इंचार्ज ऑफ अ वीकली पब्लिश्ड फ्रॉम द बॉम्बे कॉल्ड द इंदु प्रकाश। ठीक है, तो केजी पांडे के बारे में, विदेश पांडे के बारे में देख लेते हैं। वॉज एन इंचार्ज ऑफ वीकली पब्लिश्ड फ्रॉम अ Bombay called Indu Prakash. This article was written on the political situation of India, socially criticizing the policies of the Congress towards the colonial rule in India. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और नेक्स्ट हमारा है which two leaders visited India and served for the social regeneration. ठीक है, visited India, कौन से दो लीडर्स थे, visited India and served the social रीजनरेशन, तो गांधी एंड तिलक। ठीक है, बोथ गांधी एंड तिलक टूवर्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया फॉर द कॉज ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। दोनों ही लोगों ने पूरे ऑल इंडिया में जो है गांव गांव जाके टूर किया था। और तिलक वॉज द फर्स्ट नेशनल लीडर हु ट्राई टू एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के साथ क्लोज रिलेशनशिप जो है रखने की कोशिश की थी तिलक जी ने। हैंस ही वॉज द प्रीकर्सर और टू गांधी। ठीक है, प्रीकर्सर थे गांधी के, तो ये इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर टू डिस्कार्ड द ऑफिशियल विग एंड प्रिसाइडेड ओवर द हाउस वेयरिंग द गांधी कैप। कौन थे, जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर ने जो विग था उसको जो है अपोज कर दिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, ये जो है ऐसा ठंडी नहीं होती है इतनी। ठीक है ना, जैसे जो कोल्ड रीजन्स होते हैं हमारे वहाँ पे ठंड होती है, तो वो जो है एक विग लगाते हैं, आप जब बैठते हैं ना तो विग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए हमें विग की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो देखिए, जीवी मावलंकर हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1946 एंड वॉज द फर्स्ट स्पीकर हु डिस्कार्डेड द विग regarded as the mandatory for the formal occasions and to presided over the house wearing a Gandhi cap. When asked by the Britishers to this context, he said, "Your wig is not suitable for this warm climate." ठीक है, he also became the first speaker of Lok Sabha. तो ये first speaker भी बने। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि 1946 में the first speaker who discarded the wig hitherto regarded the as mandatory for the formal, मतलब formal occasions के लिए mandatory था, but he discarded and he जो है said that it is not suitable for this warm climate. तो ये जो है मावलंकर ने कहा था, फर्स्ट जो है लोकसभा के स्पीकर भी थे ये। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डाइड। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी भीमराव अम्बेडकर की, तो ये जो है दिसंबर 6, 1956। ठीक है, दिसंबर 6, 1956 में हुई थी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैड डाइड, तो इट इज दिसंबर 6, 1956। दिसंबर 6, 1956। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर वॉज बॉर्न टू द भीमबाई सकपाल एंड रामजी ऑन द अप्रैल 14, 1891 इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑन दिसंबर 6, 1956। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट डेट है, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है आराम से। तो ये आपका है दिसंबर 6, 1956। ही डाइड एट हिज होम इन दिल्ली। ही वॉज पोस्टफेमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 1990। तो ये भी याद रखेंगे 1990 को। ठीक है ना, और उसके बाद फिर है which death anniversary of the Dr. Bhimrao Ambedkar will fall on 2016। तो ये है आपका 16 में 61st थी, तो 61st थी। अभी पूछ सकते हैं कि 2020 में 21 में कौन सी डेथ एनिवर्सरी होगी, तो आप काउंट करके इसको देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महापरिनिर्वाण दिवस, डेथ एनिवर्सरी 2016 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर 2016, और ये जो है 61st थी।
और इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था या डेथ हुई थी इनकी, ये 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इज नोन एज द गुरुदेव? गुरुदेव किसको कहा जाता था? जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ठीक है, Rabindranath Tagore was an icon of Indian culture. He was a poet, philosopher, musician, writer, educationist. ये सब कुछ थे. He was popularly called as the Gurudev. He became the first Asian to become a Nobel laureate. ठीक है, Nobel laureate बने थे पहले जो है, ये important है. He also छोटे छोटे एग्जाम्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं. He also became the first Asian to become a Nobel laureate when he won Nobel Prize for his collection of the poems Gitanjali in 1913, and he was awarded kinghood by the British King George V established. अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, ये जो है कुछ लोग ये कह रहे थे आप लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए कह रहे थे, तो अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, मैं क्वेश्चन आपके लिए पोस्ट कर दूंगी यहाँ पे, आप मुझे सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा किस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेंस के जो कुछ क्वेश्चन है आप यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे टाइम मिलता है तो मैं जो है उसको एक बार देख लूँगी, मैं भी अपने अपने आंसर्स यहीं पे पोस्ट कर दिया करूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है मुझे सब्जेक्ट बता दीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे आप लोग करना चाहते हैं। तो देखिए अभी ये ना एक लोगों का इनिशिएटिव नहीं होता है, आप लोग भी इसमें अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ करना चाहिए, तो जो है इसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कुछ ही लोग इसमें एक्टिव हैं, कुछ ही लोग क्या, मैं तो कहूँगी एक ही दो लोग जो हैं जो एक्टिव हैं इसमें, बाकी कोई एक्टिव नहीं है। लोग वीडियो देख लेते हैं और डिमांड रहती है उनकी, मैम ये बना दीजिए वो बना दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है एक्टिव होइए, और ऐसा मैं कभी आपसे कहती भी नहीं हूँ कि आप इसको लाइक करिए, जो भी करिए आप डिसलाइक ही करिए, आपको नहीं पसंद है डिसलाइक करिए, इसमें कोई मुझे जो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। बट आप अगर देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एक्टिव रहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे या कौन से सब्जेक्ट पे आपको आंसर लिखना है, मैं जो है यहाँ पे उसको पोस्ट कर दिया करूँगी, या मैं एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का बना के और मैं आपको जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ, तो मैं उसको बना के जो है आपको मैं बता दूंगी, ठीक है ना। उसमें मैं वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपको टॉपिक बता दूंगी, इसी टॉपिक पे करना है, ठीक है। तो आप उस टॉपिक पे यहाँ पे नीचे पोस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो है इनको गुरुदेव भी कहा जाता था, और नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है। तो ही बिकेम द फर्स्ट एशियन टू बिकेम अ नोबेल लॉरिएट, ठीक है ना। व्हेन ही ओन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द पोएम्स गीतांजलि, तो किसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? गीतांजलि के मिला था इन 1913। ही वॉज अवॉर्डेड किंगहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइटहुड जो है, अच्छा नाइटहुड इन्होंने वापस कब कर दिया था और किस रीज़न से किया था, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश जो किंग जॉर्ज फिफ्थ हैं, उन्होंने जो है इनको किंगहुड से अवार्ड इनको दिया था, अवार्ड जो है इनको अवार्ड दिया था, किंगहुड का टाइटल दिया था इनको। इस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। 2 सन्स फ्रॉम द रविंद्र संगीत या वर नाउ द नेशनल एंथम्स ऑफ द इंडिया एंड द बांग्लादेश, ठीक है ना। तो रविंद्र संगीत जो है, सॉरी 2 सॉन्ग्स है, ये 2 सॉन्ग्स हैं, तो 2 सॉन्ग्स फ्रॉम द रविंद्र संगीत, ठीक है। रविंद्र संगीत से 2 सॉन्ग्स है जो नेशनल एंथम हुए इंडिया और बांग्लादेश के, ठीक है, संस नहीं सॉन्ग्स हैं ये। और नेक्स्ट हमारा है इन विच ईयर द रविंद्रनाथ टैगोर डाइड, ठीक है। तो ये जो है ईयर है आपका 1941, ठीक है, 1941 ईयर है। और Rabindranath Tagore was born May 1861 with in a wealthy Brahmin family in Calcutta, ठीक है, कैलकाटा के एक wealthy ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज द 9th सन ऑफ द देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर हमने डिस्कस किया होगा जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे मॉडर्न इंडिया। तो एक देवेंद्रनाथ टैगोर एक जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है ना। इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ही वॉज द 9th सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी एंड पास्ड अवे ऑन द August 7th 1941 इन हिज, अब देखिए एंसेस्ट्रल होम है इनका कलकत्ता में, उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है 1941 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देखेंगे, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड कॉल्ड द रविंद्रनाथ टैगोर एज द ग्रेट सेंटिनल, ठीक है ना, ग्रेट सेंटिनल है, यहाँ पे टी जो है थोड़ा सा कटा हुआ देख लीजिएगा। तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था।
देखिए, महात्मा गांधी कॉल्ड रविन्द्रनाथ द ग्रेट सेंटिनल ऑफ इंडिया. गांधी बिलीव दैट ही वाज प्रोवाइडिंग मॉरल सपोर्ट फॉर द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, तो ये गांधी जी का कहना था कि मॉरल सपोर्ट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रोवाइड कर रहे थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रविन्द्रनाथ टैगोर. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमें बताना है. तो देखिए, हमारा डी नहीं सही है. ही फेवर्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, क्या है, ही फेवर्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. तो जो है ये जो है सही नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि ही फेवर्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. ये सही नहीं है. देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर डिड नॉट फेवर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. ही पोर्ट्रेड द साइड इफेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन हिज नॉवेल घरे बाहिरे. ठीक है, बाहिरे बैरे. ठीक है, घरे बैरे. और विद द डिपिक्टिंग द सोरनेस ऑफ द मुस्लिम बिजनेसमैन. ठीक है, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो ये वाला हमारा गलती है. उन्होंने कहा था कि एक बहुत बुरी तरीके से बर्बादी की जा रही है, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे जो है आपका स्वदेशी मूवमेंट को एक तरीके से. और बाकी तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं. द ही सैंग द ग्लोरीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया इन हिज कल्चर. बिल्कुल सही है ये. ही कंसिडर्ड शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह एज द नेशन बिल्डर. बिल्कुल सही है, ये भी सही है. गुरु गोविंद सिंह को और शिवाजी को नेशनल बिल्डर के रूप में उन्होंने देखा. मेनी ऑफ हिज सॉन्ग्स रिफ्यूट द हीरोइज्म ऑफ द मराठा. तो ये भी सही है. ठीक है, अब देखिए, इसीलिए ये सब रीजंस थे. जो बहुत सारे ऐसे काम थे जो गांधी जी ने इनको कहा था कि मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं. हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान. किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था. हम लोग थर्ड क्लास से पढ़ते, सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. जय जवान जय किसान इंग्लिश जो है ये अच्छा, ये वॉज अ स्लोगन गिवन बाई इंडिया, given to India by the Prime Minister of India लाल बहादुर शास्त्री 1965 पब्लिक गैदरिंग एट द रामलीला मैदान दिल्ली. ठीक है, तो जहाँ पे रामलीला मैदान एक पॉलिटिकल जो है जगह बन गई है. कुछ भी होता तो रामलीला में ही जाते हैं. तो रामलीला मैदान में जो है गैदरिंग में लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में एक पब्लिक गैदरिंग में ये चीज़ कही थी. Who said the freedom is almost within reach and we have to seize it. ठीक है, किसने कहा था ये बात कि फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन द रीच. ठीक है, फ्रीडम जो है ऑलमोस्ट रीच में है एंड वी हैव टू सीज इट. ठीक है, तो ये है महात्मा गांधी. ठीक है, किसने कहा था, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन द रीच एंड वी हैव टू सीज इट. ठीक है, देखिए, एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन द August 9, 1942. और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था August 9, 1942 में. ठीक है, August 9, 1942 में महात्मा गांधी सेड द फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन द रीच एंड वी हैव टू सीज इट. ठीक है, ऑन द सेम ऑकेजन महात्मा गांधी ग्लेड द स्लोगन ऑफ डू और डाई. ठीक है, करो या मरो, डू और डाई. और जो है उन्होंने कहा था रीच में है हम और इसको हमें जो है स्वतंत्रता ले लेनी है. ठीक है, तो कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, August 9, 1942 में. ठीक है, August 9, 1942 में, एकदम याद रख लीजिएगा इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड रिटन द इंडियाज साल्वेशन विल नॉट बी अचीव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है. तो किसने ये चीज़ कह दी थी कि इंडिया का जो है साल्वेशन जो है अचीव नहीं हो सकता महात्मा गांधी की लीडरशिप में. तो ये स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का था. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये चीज़ कही थी. तो हाँ, देखिए, राइटिंग इन हिज much acclaimed book India Struggle, Subhash Chandra Bose stated Mahatma Gandhi has rendered and will continue to render the phenomenal service to the country, but he added India's salvation will not be achieved under his leadership. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, everything else can wait but not agriculture. तो ये आपको जो है कंफर्म समझ में आ गया होगा किसने ये चीज़ कही होगी. The above statement is attributed to. ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेटेड दैट एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर. तो उस टाइम जो है वो 5 ईयर प्लान वाली बात हो रही थी कि किसको हम आगे बढ़ाएं. हम जो है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग, किसको चीज़ हमें आगे करना है. लेकिन उस टाइम जो है ना बहुत ही पॉवर्टी बहुत ज़्यादा जो है रैम्पेंट तरीके से हम देख रहे हैं, फैमिन वगैरह आ रहा था. तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को पहले फीड कराना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. अभी अक्यूज़ किया जाता है, बहुत बारी अक्यूज़ करते हैं लोग. और देखिए, चाइना हमारे साथ ही जो है डेवलपमेंट की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट किया था और चाइना आज बहुत आगे है मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में. ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते हैं सब कुछ चाइना से ही मैन्युफैक्चर होता है. ठीक है,
लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं पीछे है, और यही रीज़न है कि इंडिया में इकोनॉमिक जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो एक बहुत बड़ा जो है ब्रिज करता है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा ब्रिज होता है, वो हमारे यहाँ अभी भी लैकिंग है। ठीक है, अभी भी हम मेक इन इंडिया और ये वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया एग्रीकल्चर पे, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं हो पाई, तो मैन्युफैक्चरिंग को निगलेक्ट करते हुए ये चीज़ बहुत जो है बहुत बड़ा इशू था। हालांकि उस टाइम और बहुत सारे इश्यूज थे जो है हमारे पास। देखिए, एक डेमोक्रेसी होती है और एक डिक्टेटरशिप होता है, तो दोनों के गवर्नमेंट को चलाने में बहुत डिफरेंस होता है। डेमोक्रेसी एक पैटर्न में चलता है, और डिक्टेटरशिप जैसे जो है डिक्टेटर की मर्जी होती है वैसे वो चला लेते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर पाए चाइना में। यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड खाली रहा, और अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रीज़न रहा आज भी। ठीक है, तो ये चीज़ है। सर्विस सेक्टर में कितने लोग को ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में हैं ही कितने सारे लोग, लेकिन क्या है, ठीक है ना। अब बहुत तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं एग्रीकल्चर में, बहुत तरीके के लोग बैठे हुए हैं खाली। अब 4 लोग का काम है और 8 लोग बैठे हुए उसी काम को करने के लिए, जबकि काम ही नहीं है, तो बैठे हुए बस खेत में ऐसे ही। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है, क्या है, कोई काम ही नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता। तो ये चीज़ सब प्रॉब्लम थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट क्लॉथ मिल एस्टेब्लिश्ड बॉम्बे। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा किस साल में जो है क्लॉथ मिल जो है एस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में। तो ये है आपका 1854 में। ठीक है, 1854 में, याद रखिएगा 1854 में पहला जो है कपड़े की मिल स्टैब्लिश की गई थी बॉम्बे में। ठीक है, द फर्स्ट क्लॉथ मिल स्टैब्लिश इन बॉम्बे इन ईयर 1854 वाज द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ बॉम्बे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ पारसी कॉटन मर्चेंट। ठीक है, ये जो है आपका चाबास जी डाबर, डाबर, हाँ, ये जो है इनका नाम था, और इन्होंने जो है बॉम्बे में 1854 में एक पहला जो है कपड़े का मिल स्टैब्लिश किया था 1954 में। किंग्स वर मेड फॉर द पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि जो किंग्स हैं वो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ना कि पब्लिक किंग के लिए अराउंड घूमे। ठीक है ना, तो ये किसका स्टेटमेंट था, ये जो है दादा भाई नौरोजी का था। बहुत ही जो है लर्नेड, बहुत ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था इनको। तो किंग्स आर मेड फॉर द पब्लिक एंड पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग। दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड द वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट एजुकेशनिस्ट थिंकर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द बाइक scout and civil guides movement in इंडिया वॉज स्टार्टेड। ठीक है ना, तो बॉय का स्काउट, जो स्काउट गाइड होता है ना, वो वाला स्काउट गाइड, और सिविल गाइड्स ये किसने, तो आपको अगर आप कभी रहे होंगे उसमें तो आपको पता होगा, बेडन पावल नाम था उनका। ठीक है, बेडन पावल, और इनका बड़ा जो है गाना वाना भी गाते हैं हिंदी में, बेडन पावल तेरे चेले हम, ऐसे करके कुछ। ठीक है, जो लोग करते होंगे, हम लोग तो सुना है स्कूल में। तो ये जो है बेडन पावल जो है वो जो है उन्होंने स्टार्ट किया था बॉयज़ के लिए स्काउट और इन सिविल गाइड्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए, ऑन जुलाई 25, 1904 Robert Baden-Powell took the diverse group of 21 adolescents to Brownsea Islands, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक कैंप सेट किया था, और इट वाज द great success, the starting of the Boy Scout and Civil Guides movement in यूनाइटेड किंगडम, यूके में स्टार्ट किया था। एंड जस्ट आफ्टर दैट द जनवरी 24, 1904, ठीक है, 1908, ठीक है, जनवरी 24, 1908 द बॉय स्काउट मूवमेंट बिगन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड with the publication of the first installment of the Robert Baden-Powell's Scouting for the Boys. ठीक है, thus the Baden-Powell is considered as the founder of the Boy Scout and Civil Guides movement in India, and India Scouting was introduced 1909 and Guiding in 1911. ठीक है, 1911। तो जब छोटे थे हम लोग, तो ये जो गाना चलता था ना, बेडन पावल तेरे चेले हम, ऐसे करके होता था, तो उस टाइम भी मन में ये चीज़ रहती थी कि मतलब ये ब्रिटिशर्स थे, लोगों की फीलिंग ही ऐसी थी। ठीक है ना, उस टाइम लोगों की थिंकिंग ही ऐसे थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो करते थे, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं घर कर गई थी कि हम इनसे कहीं ना कहीं नीचे ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, बट लोगों को इसके अगेंस्ट होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है
अच्छा, ये 23rd क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।